जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और अगर हम कहें तो पिछले 10 दिन आप सब लोग जानते ही हैं कि आप सब लोगों के एकदम से डिस्टरबेंस में रहे, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप सब लोगों को टाइम मिला और आपकी जिन चीज़ों में रिफॉर्म्स की जो बात है, जिन सुधारों की बात है, तो उसके लिए आपका क्रियान्वयन चल रहा है। और वो सारी चीज़ें भी आपके फेवर में होंगी, ठीक है। तो अभी वो वक्त आ चुका है कि हम सब अपना ध्यान से फिर से पढ़ाई के ट्रैक पर लौटें। और आप सब लोगों की वजह से, आप सब स्टूडेंट्स की वॉइस की वजह से, जो आपने उसको चीज़ों को उठाने में जो हेल्प टीचर्स की आपकी वजह से सब संभव हो पाया। आपने बहुत प्रयास उसके लिए किए, सारी टीचर कम्युनिटी ने उसके लिए प्रयास किए। और वो काबिले तारीफ हैं, क्योंकि आप ही के हक की लड़ाई थी और पुरजोर तरीके से आप ही को उठानी थी। तो अभी कुछ चीज़ें हुई हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो यही उम्मीद करेंगे वो बहुत सारी चीज़ें भी होंगे। उसके लिए सब लोग आपके लिए जो काम करना चाहिए उस काम को कर रहे हैं और वो ज़रूर होगा, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। और आप सबसे हमको ये रिप्लाई चाहिए, सबसे ये आंसर चाहिए कि आप कैसे हैं। तो ज़रूर लिखें एक बार, और हमको अच्छा लगेगा उसको पढ़ के, है ना। क्योंकि हम लगभग ये कह सकते हैं 10-11 दिन के बाद में हम मिल रहे हैं। मैं एकदम ठीक हूँ बॉस, एकदम से ठीक हैं सब, सब अच्छे हैं। तो अभी थम्स अप करके बताइए पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हम अभी स्पोर्ट्स को शुरू कर रहे हैं। साथ ही स्पोर्ट्स में हम आपको बता देते हैं, स्पोर्ट्स में 3 क्लास हम करेंगे। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी, क्योंकि जैसे स्टैटिक जीके में, तो स्पोर्ट्स में हम आपको इनपुट देंगे कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको भर याद रखना है। डेटा हमने इसका बहुत अच्छा आप लोगों के लिए तैयार किया है। और वो डेटा आपको मिल जाएगा सारा का सारा, जो टेलीग्राम चैनल ऊपर पिन है कमेंट सेक्शन में, इससे जुड़ करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एज इट इज़ पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो नोट्स के टाइम पर यहाँ पर आपको बस चीज़ों को मेंशन करना है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो उन चीज़ों पर फोकस करना है। और शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो ये 3 टॉपिक्स होंगे हमारे, तीनों टॉपिक्स अलग अलग होंगे। जैसे कि आज हम आपका ओलंपिक को, आपका विंटर ओलंपिक को और पैरालंपिक को पढ़ेंगे। तो उसके बाद में फिर आगे स्पोर्ट्स आएगा और फिर स्पोर्ट्स की कैटेगरी आएंगी। इस तरह से हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। तो 3 क्लासेस में बांटने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप उसको चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। ओके बॉस, तो शुरू करते हैं। ये आपका पिछले जो हमने क्लासेस की हैं वो सब हैं। ये क्लासेस हम कर चुके हैं दोस्त। आपका 1 जुलाई को हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और अभी आज हम कहाँ पर आ चुके हैं, आपका 11 अगस्त पे, यानी कि 11 अगस्त पे हम आ चुके हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी। इसका ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो नोट्स बनाने के लिए चिंता नहीं करनी है, आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, क्या बोलेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स का दूसरा क्लास कल होगा और आपका 13 वेडनेसडे को स्पोर्ट्स का थर्ड क्लास होगा। थर्सडे को आपका 14 को भारत के पड़ोसी देश और आपका नेबरिंग कंट्रीज और साथ में टेम्पल्स, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, जिनको साथ ही जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, वो सब यहाँ पर हम 18 अगस्त को पढ़ रहे होंगे। और महत्वपूर्ण दिन और थीम, इंपोर्टेंट डेज एंड थीम, ये हम पढ़ेंगे 19 अगस्त को। और साथ में ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ये 20 अगस्त को, यानी 20 अगस्त को हम एकदम से फ्री हो जाएंगे। ओके, ठीक है बॉस। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत ध्यान से समझना मैं किन चीज़ों को समझा रहा हूँ। एक हम फ्लो में बोलेंगे चीज़ों को। फ्लो में बोलने का मतलब हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या देखना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पुरस्कार जरूर करा देना। यहाँ पर पुरस्कार पुरस्कार हम आपको करा चुके हैं दोस्त। अवार्ड्स आपने किए नहीं, हमने आपको अवार्ड्स करा दिए हैं। थम्स अप करके बताए कौन कौन लोग कर चुका है। अवार्ड्स का क्लास हो चुका है, ठीक है। अभी आप लोग बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और सारा का सारा ध्यान लगाएंगे यहाँ पर। ओलंपिक गेम, अगर हम बात करते हैं आपसे, सभी खेलों का हम नाम लेते हैं, तो पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में ग्लोबली सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो नाम आता है वो नाम आता है ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक जो दिवस मनता है ये 23 जून को मनता है। वाई 23 जून को क्यों मनता है? क्योंकि 23 जून 1894 में आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको साथ ही फॉर्म किया गया था। अभी हम आगे चल के उसको बताएंगे। तो ओलंपिक डे कब है, जो हम मार्क करेंगे उसी पर फोकस करना है, सिर्फ उसी को याद रखना है। ओलंपिक दिवस 23 जून। और पहली बार ये मनाया गया था कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके अगले वर्ष, ऐसे याद रखना, 1948 में।
थीम 2025 में इसकी रही लेट्स मूव, चलो आगे बढ़ें, ये इसकी थीम थी 2025 के लिए। प्राचीन ओलंपिक खेल, देखिए यहां पर ध्यान से, जो पहले, प्राचीन का मतलब क्या होता है, एंसेंट, यानी कि आपका जो प्राचीन ओलंपिक हुए थे, तो ये इनकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 776 बीसी में, 776 ईसा पूर्व। एक रोम के आपका राजा थे, ठीक है, उनके वहां पर ही उसको शुरू किया गया प्राचीन खेलों को, भाई कुछ ओलंपिक कर लेते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां राजा तो राजा होता, राजा कुछ भी आदेश दे सकता है। तो वहां के राजा थे आपका थियोडोसियस, तो थियोडोसियस ने बोला कि यार नहीं, इस तरह के खेल हम नहीं ऑर्गेनाइज होने देंगे, और राजा के आदेश की कोई अवहेलना कर सकता है, यस और नो, आप कहेंगे नो। तो क्या हुआ था, ये यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे, ओलंपिया सिटी में 776 बीसी में हुए थे, सिर्फ इतना हमको याद रखना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको बंद कर दिया गया। तो ये कितनी बार हुए थे, तो आप कहेंगे ये सिर्फ एक बार हुए थे। कितनी बार हुए थे, सिर्फ एक बार ये ऑर्गेनाइज हुए, और इसके बाद में ये कभी ऑर्गेनाइज नहीं हुए। तो प्राचीन खेल कब बंद हुए, 776 में हुए, और फिर उसके बाद में एक बार ऑर्गेनाइज होने के बाद में उनको बंद कर दिया गया। कितने टाइम हुए, सिर्फ एक टाइम। अच्छा, फिर बात चलती रही तो बहुत समय तक नहीं हुए। 776 बीसी समझ रहे हो ना, आज चल रहा है आपका 2025, 2025, और हम कह रहे हैं 776 बीसी, यानी इसको आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2801। इतने साल पहले हुए थे, 2800 साल पहले हुए थे ओलंपिया में, उसके बाद नहीं हुए। आपका आज से हम बात कर रहे हैं, 2800 साल पहले हुए थे, उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। फिर कब शुरू हुए, इस बात को हमको समझना है। जो मॉडर्न ओलंपिक हैं, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल, ये साथी प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में, किस ईयर में हुआ, ईयर बोलिए फटाफट से, किस ईयर में, 1896 में। क्योंकि फ्रांस में क्या था, एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, उनका नाम था पियरे डी कोबार्टिन। तो उन्होंने कहा कि यार खेल जो है ना, व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक, यानी कि उसकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे गेम्स आपका जिसमें पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसे गेम हमको शुरू करने चाहिए। तो 1896 में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन ने यूनान के एथेंस शहर में, तो क्या बोलेगा, आधुनिक ओलंपिक कब हुए, आपका 1896 में, कहां पर हुए, एथेंस में। और प्राचीन कहां पर हुए थे, प्राचीन हुए थे ओलंपिया में। ओके बॉस। तो भैया कोई आपका खेल होंगे तो उनके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, जो देखेगी कि भाई खेलों का कैसे, किस तरह से ऑर्गेनाइज कराने हैं गेम्स, क्या रूल्स होंगे। तो उस सब के लिए बनाई गई एक कमेटी, जिसको हम बोलते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये 23 जून को बनी, तो इसीलिए 23 जून को हम कहते हैं कि ओलंपिक दिवस है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईओसी। क्या बोलते हैं, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम बॉक्स बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है इसका, स्विट्जरलैंड का एक शहर है लुसाने, वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आपका क्या है, हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं, और ये पहली महिला हैं जो अफ्रीकी हैं। अभी रिसेंट में चेंज हुई, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहली महिला और सबसे युवा भी हैं, यानी एक तो पहली महिला हो गई, पहली अफ्रीकी हो गई, और साथ में सबसे युवा भी हो गई। और क्रिस्टी कोवेंट्री के नाम पर रिकॉर्ड क्या है कि जो जिम्बाब्वे देश है ना, कहाँ की है ये, जिम्बाब्वे की। तो ये जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे के टोटल 8 हैं मेडल ओलंपिक में। जैसे मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए इंडिया के कितने मेडल्स हैं ओलंपिक में टोटल, कुल पदक कितने हैं। ऐसी जिम्बाब्वे पूरे देश ने 8 मेडल जीते हैं, उनमें से 7 मेडल जीते हैं आपका किसने, क्रिस्टी कोवेंट्री ने। तो आप समझ रहे हैं उस देश के लिए ये कितना बड़ा इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है। तो अब यही क्रिस्टी कोवेंट्री अब आईओसी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कुछ साथी कह रहे हैं 41 अभी देखते हैं आपका, ओके, यहां देखते हैं। अब ओलंपिक में भारतीय पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो। तो कौन इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रखरखाव कैसे होगा, उनको कैसे आगे भेजा जाएगा। तो इसी तरह उसी तर्ज पर भारत ने भी अपना एक बनाया आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या बनाया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। किस वर्ष में बना था, 1927, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। ये आईओए है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे इसको, पूरा नाम लिख लेना है इसको, बहुत सारे लोग
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोल देते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बोल देते हैं। तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। इंडियन ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एसोसिएशन। और वो क्या था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी। इसके पहले अध्यक्ष जब 1927 में बनाया गया तो कौन थे, जेआरडी टाटा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। 1984 क्यों लिखा हुआ है जी पीटी उषा के लिए, तो देखिए ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 1984 में ओलंपियन रही थी, पहली ओलंपियन रही थी और पहली महिला अध्यक्ष रही थी। ठीक है, ठीक है, पहली ओलंपियन। कैसी पहली ओलंपियन, क्या इनसे पहले कोई महिला नहीं थी, गई थी जी पूर्वा बनर्जी 1920 में। तो ये पहली ऐसी ओलंपियन है जो 4th प्लेस पर पहुंची थी। किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला है जो 4th प्लेस पर पहुंची थी। जैसे इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में या इंटरनेशनल ओलंपिक हिस्ट्री में दो नाम आते हैं, एक तो आता है मिल्खा सिंह जी का। कौन बताएगा मिल्खा सिंह जी ने किस वर्ष ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो मिल्खा सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था आपका 1960 के रोम ओलंपिक में। तो 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुए थे वहां पर मिल्खा सिंह 4th प्लेस पर आए थे, वो पहले भारतीय बने। और ऐसी 1984 में पहली महिला बनी थी कौन, आपका पीटी उषा, पिरुवल्ली कांति टेका परमिल उषा, उड़न परी जिनको हम बोलते हैं। बुक बताइए पीटी उषा की कौन सी बुक हमने आपको बताई थी। ओलंपिक फ्लैग यहां देखिए ध्यान से, ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कितने कॉन्टिनेंट है भाई साहब पूरी दुनिया में, तो आप कहेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन एक कॉन्टिनेंट ऐसा है, एक महाद्वीप ऐसा है जिस पर लोग निवास नहीं करते हैं, वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर जब कोई व्यक्ति ही नहीं रहता है तो खेल कौन खेलेगा, तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो बचे 6 महाद्वीप कैसे हैं जी, ब्लू कलर यूरोप है, ब्लैक लोग अफ्रीका, लाल लोग कहाँ के, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, लाल गुस्से वाले, ठीक है, ये ट्रम्प गुस्से में ही रहता है हर टाइम। पीले कहाँ के हैं, पीले चाइनीज लोग हैं एशिया के, ठीक है, पीले पड़े रहते हैं एकदम से, एशिया के लोग हैं। ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलेंगे, हरे रंग की ट्रेलिया, यार कैसी ट्रे है, हरे रंग की, हरा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया का है। तो कितने कॉन्टिनेंट है, 6 महाद्वीप हैं। और यहाँ पर कितने, आप मुझे बताएं एक बार, कितने चक्र हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 चक्र हैं। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। 6 रंग कैसे हो गए, 5 तो हो गए आपके सर्कल, अभी आपने देखा 5 तो छल्ले हो गए, तो छठा कलर कहाँ से आ गया, तो छठा कलर है आपका बैकग्राउंड का जो कि व्हाइट है। देखिए फिर से, बैकग्राउंड का कलर भी तो होगा फ्लैग में, छल्ले और साथ में आपका बैकग्राउंड कहीं पे दिखाया जा रहा है, तब हो जाएंगे ये 6। अगर कभी भी पूछा जाए एग्जाम में कि ओलंपिक फ्लैग में छल्ले कितने रंग के होते, तो 5, और पूछे पृष्ठभूमि सहित बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड कितने कलर्स होते हैं, तब हम कहेंगे 6 कलर्स होते हैं। ओके, ये फ्लैग भी किसने डिजाइन किया, कोबार्टिन ने। यह ध्वज पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया, यानी इससे पहले कोई भी आपका ध्वज नहीं फहराया जाता था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो ये नहीं पूछेगा आपसे फ्लैग, उस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जब ओलंपिक हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट होता है तो क्वेश्चन पूछ लेगा 1920 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे। तो बहुत टफ क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे यार इतनी पूरी लिस्ट कौन पढ़े, नहीं, 1920 में कुछ विशेष हुआ था इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया, समझ गए बॉस। तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज का एक उद्देश्य होता है, जैसे कुछ गेम है, कुछ गेम को सोचना आप, तेज, कौन सा ऐसा गेम है जिसमें तेज वर्ड का यूज होता हो, जैसे दौड़ है तेज, तैराकी में कौन तेज तैरेगा तो वही जीतेगा। तो एक वर्ड ले लिया तेज, सीटीएस, ठीक है। आपका ऊंचा, इसको बोलते हैं अल्टीएस, अल्टी बोलते हैं ना, अल्टीमीटर, ऊंचाई वाली चीजों को नापने के लिए। अल्टी का वर्ड क्या होता है आपका, लैटिन वर्ड्स में, लैटिन वर्ड्स हैं अल्टी, अल्टी मतलब ऊंचा, जैसे ऊंची कूद हो गई, ठीक है। आपका क्या बोलोगे, हाई जंप। 40s बलवान, बलवान से संबंधित कौन कौन से खेल होते हैं, जैसे कि रेसलिंग हो गया, उससे संबंधित वो सारे खेल जिनमें ताकत का इस्तेमाल होता हो। तो पहले होते थे 3, लेकिन जब बात आई थी 2021 टोक्यो की तो इन्होंने बोला नहीं, बहुत सारे गेम जो है ना वो, मतलब जैसे हॉकी है तो वो एक चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली अप्रोच से वो संभव होता है, उनका एक कलेक्टिवली एफर्ट लगेगा, यानी कि एक सामूहिक प्रयास से। तो एक वर्ड जोड़ा गया कम्युनिटर, साथ साथ,
क्या ये वर्ड पहले था? आप बोले यस और नो, आप कहेंगे नहीं। तो ये वर्ड कब जोड़ा गया है? 2021 जो टोक्यो ओलंपिक थे। ओके, टोक्यो ओलंपिक में। ओलंपिक मसाल, ये टॉर्च आपने देखी है बहुत सारे लोगों के हाथ में। तो ओलंपिक, इसे जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। तो क्या पूछेगा 1928 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? तो हम कहेंगे एम्स्टर्डम में हुए थे। और एम्स्टर्डम तो हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि यहाँ इस वर्ष हमारे लिए पहला हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। इंडिया का पहला गोल्ड 1928 में ही आया। तो तभी भारतीयों ने मसाल जला दी, ऐसे याद रखना 1928 पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इन सब चीजों को ऐसे रफली पढ़ लिया करो, रफली यहां पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। आधुनिक मसाल 1936 हाथ वाली। 2024 में ओलंपिक में भारत के मसाल वाहक रहे, किसको सम्मान दिया गया? एक मसाल वाहक होता है जो एक देश की तरफ से उसका आगे लेके चलता है उस मसाल को। तो 2024 में ओलंपिक कहां पर हुए? पेरिस में, पेरिस में। और पेरिस में जो ओलंपिक हुए तो साथी आप कहेंगे भैया उसमें कौन रहे आपका, क्या बोलोगे? टॉर्च बियरर, इसको बोलते हैं टॉर्च को जो लेके चलता है। टॉर्च माने मसाल को, अभिनव बिंद्रा। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया, जहां पर प्राचीन ओलंपिक हुए थे, वहां पर एक टेम्पल है हेरा, उस मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। मतलब इस तरह का कुछ मंदिर में व्यवस्था की जाती है कि सूरज की किरणों से ही वो जले। ओलंपिक खेल पहले टीवी पर नहीं आते थे, जब हमारे मिल्खा सिंह जी गए थे तो तब से टीवी पर आने लगे। तो मिल्खा सिंह जी कब गए? 1960 रोम में। तो ब्रॉडकास्टिंग कब हुई थी ओलंपिक गेम्स की, बताएंगे? तो इनकी ब्रॉडकास्टिंग हुई 1960 में। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब हुई? 1904 में। अभी हमने आपको बताया था कि मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू हुए? 1896 में। और ओलंपिक होते हैं कितने सालों के अंतर पर? 4 सालों के अंतर पर। यानी 1896 के बाद कब हुए होंगे? 1900 में। और 1900 के बाद में कब हुए होंगे? 1904 में। तो भैया 1904 से पहले मेडल नहीं मिलता था, तो जो पहले नंबर पर आता था उसको क्या देते थे? देते थे सर्टिफिकेट। क्या देते थे? उसको सर्टिफिकेट देते थे कि भैया आपका फर्स्ट पोजीशन है, आपका सेकंड है और आपका थर्ड पोजीशन है। तो पहले 2 ओलंपिक में दिए गए सर्टिफिकेट, यानी कि 1896 में और 1900 में। और 1904 में पहली बार क्या दिए गए हैं? मेडल दिए गए हैं। ओलंपिक जो शुभंकर आया, हर गेम में एक मैस्कॉट आप पढ़ते होंगे, पारी द बुल आप कभी पढ़ते हैं, जैसे ओलंपिक में आपने पढ़ा होगा द फ्रीज। क्या था अभी पेरिस ओलंपिक का मैस्कट? शुभंकर। तो ये क्या करते हैं? शुभंकर उसको बनाते हैं। देखिए शुभंकर क्या होता है, जैसे हम ये चाहें कि भाई इस पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो क्या करेंगे? कोई बड़ा गेम होगा देश में, राष्ट्रमंडल खेल है, तो वहां पर कोई ऐसी थीम बना दे हम कि लोग उसको देख के सोचें यार क्लाइमेट चेंज के बारे में। या कोई ऐसी स्पीसीज है, कोई ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है, तो उस विलुप्त प्रजाति के लिए हम स्लोगन बना सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान भेजना है तो उसको बोलते हैं शुभंकर। हम सब करिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। अतिरिक्त बातें कोई ना करें। आप 10 दिन सबकी वीडियोस देख चुके हैं, हम आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आए ना। हम आपके लिए बोलते रहे, हमने आपसे पहले भी बोला, हमने कोई मैसेज देना आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे सीधे तौर पर। हम कोई वीडियो वगैरह अगर लेके आएंगे, कोई ऐसा मैसेज होगा तो हम आपको दे देंगे। अब आप मत बात करिए वो अगस्त और 13, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, हमारा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ठीक है। क्योंकि अब वो सब हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। अब आपका पड़ोसी आपको बताए कि भैया लड़ना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे पर अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या सच में इन चीज़ों को आप नहीं जानते? तो आप कहेंगे जी भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जानते तो दोस्त हम बहुत कुछ हैं, हम उसका पालन अपनी निजी जिंदगी में करते हैं या नहीं करते हैं, बड़ी बात है। तो अध्यापक होते हुए तो हमें पालन करना चाहिए, ठीक है, कि हम किसी के ऊपर लांछन ना लगाएं, हम किसी पर मतलब कीचड़ ना उछालें। और यदि कोई कीचड़ उछालता भी है तो भी हमारे पास ये अच्छा रास्ता होता है कि हम सभ्य तरीके से चीज़ों को पेश करें। हर किसी का एफर्ट लगा है, आप किसी को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति का एफर्ट नहीं लगा है। अभिनय सर ने इसको आप जानते ही हैं कि कितनी ऊर्जा दी, कैसे लोगों को संगठित किया, और उनकी बदौलत सब लोग संगठित हुए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी आदित्य सर ने इसके लिए एफर्ट नहीं लगाए। आप अगर बैठ के देखोगे ना, प्रशांत सर और आदित्य सर ने इसके लिए इतना एफर्ट लगाया है
और उसके लिए उन्होंने मतलब जो तैयार किया डेटा, प्रशांत सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब आप, कोई लोग आपसे बोले ना कि नहीं यार तुम ये इनके लिए बोलो, नहीं इनके लिए बोलो, आप बोलो नहीं हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे, हमारे गुरुजन हैं और हम उनको बहुत रेस्पेक्ट बोलते हैं, ना हम किसी सर के लिए बोलेंगे ना हम किसी मैम के लिए बोलेंगे। हमारा काम है सर से अच्छा पढ़ना, और कभी हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए कोई आगे जाता है तो हम उसको पावर देंगे, शक्ति देंगे। वो देनी भी चाहिए, क्योंकि आपसी डिस्प्यूट से बात नहीं बन सकती है दोस्त। आपको पता है गांधी जी अपनी अंतिम अवस्था में थे, और ये बात है, हम आपको बताएं, ये बात है दिसंबर दिसंबर 1947 की। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके लगभग आप ऐसे समझिए 4 महीने बाद की बात है। तो क्या हुआ था कि दंगे देश में भड़के हुए थे हर जगह, बहुत डिस्प्यूट्स थे सब जगह, हिंदू मुस्लिम, और बहुत सारे लोग शांति और अमन की गुहार लगा रहे थे कि भाई शांति स्थापित होनी चाहिए। तो नेहरू जी को जाना था अजमेर, अजमेर में उनको जाना था। और तो नेहरू जी ने क्या किया, एट ए टाइम पे अजमेर जब उनको जाना था दिसंबर 1947 में, तो अजमेर नहीं गए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेज दिया। तो इस बात पर नेहरू जी के इस एक्ट पर नाराज हो गए उनसे वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों ही गांधी जी के परम शिष्य थे। अब जब इस बात पर आपका नाराज हो गए वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि तुम जितना भी मंत्रिमंडल है ना ये सारा, इन मंत्रियों में आप प्रमुख हैं, लेकिन आप अपनी चीजें बाकी लोगों पर नहीं थोप सकते हैं, आपको जाना चाहिए था वहां अजमेर। उन्होंने कहा यार मैं मतलब मैंने अपना सेक्रेटरी भेज दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, ताकि वहां के लोग नाराज ना हो। तो इस एक छोटी सी बात को लेकर के नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के बीच में इतने डिस्प्यूट्स हो गए, इतने डिस्प्यूट्स हो गए कि वो एक दूसरे से बात करने तक को तैयार नहीं थे। अब एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे, तो गांधी जी से वो मिलना चाहते थे, लेकिन समय की व्यवस्था के चलते हुए इसमें वल्लभ भाई पटेल जी की मुलाकात होती है सबसे पहले। और ये मुलाकात हुई थी आपका 27 जनवरी को 1948 में, मतलब नेक्स्ट मंथ। गांधी जी की डेथ हुई 30 जनवरी 1948, यानी उससे 3 दिन पहले की बात है। तो उससे 3 दिन पहले की बात में तो उन्होंने क्या कहा पटेल जी से कि भाई तुम आपसी जो मन मुटाव है उसको मत रखो, और आपसी मन मुटाव अगर तुम रखोगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि कल तुम लोग मुझे मिलो, दोनों लोग, मतलब पटेल जी को और नेहरू जी दोनों को बुलाया गांधी जी ने। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो, मतलब आप ऐसे समझिए कि परिस्थिति वैसी नहीं रही, और वो मुलाकात नहीं हो पाई, और 3 दिन बाद ही गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। और गांधी जी की जो हत्या हुई तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में नेहरू जी ने पहले पत्र लिखा वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने चिंताएं जाहिर की कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमको एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए, हमको एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इस समय देश के हालात कुछ और हैं, और हमको मतलब एक ही मंच पे आना होगा, एक ही जगह हमको आना होगा। तो पटेल जी ने भी इतना ही सकारात्मक उत्तर लिखा नेहरू जी को कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हमको एक दिशा में आगे बढ़ना होगा। मतलब उन्होंने अपने मन मुटाव भुलाया, यानी कि ये किसकी वजह से हो पाया, उन दोनों ने उसके लिए मन बनाया। और एक घटना इतनी बड़ी रही जिसको, जो हृदय विदारक घटना थी, गांधी जी की डेथ। तो कहने का मतलब क्या है, हम इतनी घटना आपको क्यों बता रहे हैं, और ये जीवन का एक शिक्षा हम आपको दे रहे हैं, एक सार हम आपको दे रहे हैं कि कभी कभी कोई और हित महत्वपूर्ण होता है आपसी मनमुटाव से कहीं ज्यादा। तो आपसी मनमुटाव की उतनी कीमत नहीं होती है, और हमको यार बड़ा दिल रखना चाहिए, हमको काउंटर नहीं करना चाहिए हर एक चीज का। आप इतने शायद बहुत सारे साथी हमसे वर्षों से पढ़ रहे होंगे, हमने कभी जरूरत पड़ी ऐसे बात रखने की तो हालांकि हमने सिर्फ 2 ही बार अपने 6 वर्ष में बात रखी है, और बड़े सकारात्मक रवैये से रखी है, तर्कों के साथ में रखी है। अदरवाइज हम, कोई भी कुछ कहता है हम नहीं, हर एक बात का रिप्लाई नहीं करते, हर एक बात का रिप्लाई जरूरी नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और कम से कम अध्यापकों को तो इस मानसिकता से ऊपर आना होगा, और आप लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। आप ये बोला करें ना, जब कोई उस तरह से छीटा कसी करे तो आप बोला करें नहीं मैम, नहीं सर, ये नहीं चाहिए हमको। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमको प्राप्त हैं, आए आगे। समझ पाए मेरी बात को, थम्स अप करके बताइए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि आपके टीचर्स पर एप्लीकेबल होता है, हमारी निजी जिंदगी में भी एप्लीकेबल होता है।
और अगर आप चीज़ों को अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं अपना पाओगे तो कोई अर्थ नहीं है। अपनाना ही चाहिए। ये सभी रेस्पेक्टेड लोग हैं, सभी आदरणीय लोग हैं। और क्यों होता है ऐसा, तो हम तो यही उम्मीद कर सकते नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया ना, पता सबको होता है, बात बस सिर्फ अप्लाई करने की है। ओके, तो बात समझ गए। ओलंपिक शुभंकर पहली बार 1968 मैक्सिको। अब आते हैं ओलंपिक पदकों पर। ओलंपिक मेडल्स देखिए, सबसे अधिक जो मेडल मिले हैं पुरुषों में किसको मिले हैं? माइकल फ्रेड फेल्प्स। बताओ किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? तो ये इनका स्पोर्ट्स है आपका स्विमिंग। किससे रिलेटेड है ये? स्विमिंग से रिलेटेड है। स्विमिंग अर्थात ये तैराकी से संबंधित है। तैराकी से, किससे बोलेंगे? तैराकी से ये संबंधित है। माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 मेडल जीते, 28 पदक जीते, 28 पदक। और उन 28 पदकों में से कितने हैं? 23 गोल्ड, एस फोर सिल्वर और बी फोर ब्रॉन्ज, यानी कि ये स्वर्ण पदक हैं। 23 उनके। अच्छा, पूरे भारत देश के कितने स्वर्ण पदक हैं जरा बताइए? ये इनके रजत पदक हैं और ये इनके कांस्य पदक हैं, अर्थात ब्रॉन्ज मेडल है। हर जगह आपको बी फोर ब्रॉन्ज मिलेगा, एस फोर सिल्वर मिलेगा और जी फोर गोल्ड मिलेगा। जी फोर गोल्ड मिलेगा। ओके, इन्हीं को बोलते हैं भैया गोल्डन शार्क। देखे होंगे तुमने कभी, फोटो देखना, इतनी चौड़ी कमर है उनकी और उसका इस्तेमाल किया तैरने में। नो लिमिट्स इनकी बुक है। बीनीथ द सरफेस है। फ्लाइंग फिश इनको बोलते हैं। गोल्डन शार्क भी इनको कहा जाता है। मिस्टर स्विमिंग भी इनको कहा जाता है। तो इंडिया के जो गोल्ड मेडल है, कुछ 41 बता रहे हैं इंडिया के गोल्ड मेडल। पूछे मैंने आपसे, 10 गोल्ड मेडल है इंडिया के पास में। 8 हमारे हॉकी में है, एक अभिनव बिंद्रा जी का है और एक नीरज चोपड़ा जी का है। 10 गोल्ड मेडल है हमारे टोटल। ओके, क्या बोलेंगे? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते। किसने जीते जी? तो एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीतने, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। अब तक कोई भी व्यक्ति इसको नहीं कर पाया है कि एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत जाएं। क्योंकि ये क्यों चर्चाओं में आए? क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था मार्क स्पिट्ज का। मार्क स्पिट्ज, इन्होंने 7 मेडल जीते थे और ये 7 मेडल इन्होंने जीते थे म्यूनिख में ओलंपिक हुए थे 1972 में। म्यूनिख ओलंपिक आप देखना, ये भी एक ब्लैक हिस्ट्री है ओलंपिक की, क्योंकि यहाँ पर आपका अंदर गोलीबारी की घटनाएं हो गई थी, गोलियां चल गई थी अंदर, वो फिलिस्तीन विवाद के चलते हुए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया था। इस पर मूवी भी बनी है एक, म्यूनिक। आप देखना उसको, वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक अच्छी मूवी है वो। सबसे अधिक पदक महिलाओं में ऐसे ही जीते हैं लैतिनीना ने। देखो इतने बड़े नाम को पूरी तरह से याद नहीं करना। लैतिनीना मेडल बोलिए, लैतिनीना के कितने हैं? रसिया की हैं 18 मेडल इनके भी हैं महिला, और 9 गोल्ड है। मतलब हमारे देश से सिर्फ एक कम है। 9 गोल्ड जीत रखे हैं उन्होंने, 5 सिल्वर जीत रखे हैं और 4 ब्रॉन्ज जीत रखे हैं। समझ पा रहे हैं ना भैया? ये 18 को हमने बांटा है ऐसे, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज है। कोई इशू तो नहीं? ओके। महिलाओं ने ओलंपिक में कब से भाग लेना शुरू किया? क्या 1896 में पहले ओलंपिक हुए तो वुमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया? नो, नहीं हुआ। सबसे अधिक बार ओलंपिक कहां पर हुए हैं? अभी यूएसए में हुए हैं 4 बार और 5वीं बार अभी होने हैं, क्योंकि 2028 अभी आया नहीं है। 2028 अभी आया नहीं है, ठीक है, आगे आएंगे। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। 2021 में, भैया 21 कैसे हो गया? आप तो कह रहे थे 4 सालों में होता है, तो होने तो 2020 में ही थे, 2020 में। लेकिन आप जानते हैं 2020 में पैंडेमिक आ गया था, कोरोना। कोरोना महामारी के चलते 2020 में नहीं हो पाए थे, इसलिए अगले वर्ष 2021 में हुए थे। ठीक है भैया। 2024 में ओलंपिक गेम हुए पेरिस में, फ्रांस में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आएगा आपका जो अगले वर्ष का रहेगा। 28 में कहां पर होंगे? एलए। कैप पर देखा है ना, लिखे हुए कई बार रहता है एलए। टोपी पहनते हैं लोग, टोपी पर लिखा रहता है एलए, एलए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? लॉस एंजल्स। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 में ओलंपिक गेम ब्रिस्बेन में होंगे। और संभावनाएं हैं कि 2036 में इंडिया में हो। अभी संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए ओलंपिक में बहुत संसाधन लगता है। आपको याद होगा रियो डी जेनेरियो में, रियो में आपका ओलंपिक हुए थे 2016 के। तो ब्राजील हमारी तरह ही एक आपका विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। अब विकासशील देश के पास में उतने संसाधन नहीं होते हैं, तो अब ओलंपिक के लिए तो पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता है, स्टेडियम बनाने पड़ते हैं अलग से, पूरी व्यवस्थाएं। तो ओलंपिक का आयोजन होना बड़ी बात नहीं है,
जो स्टेडियम बनते हैं बाद में उन सब पे बहुत खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर उनको बाद में इवेंट्स नहीं मिले कराने के लिए तो वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत लॉस में जाती हैं। रियो में ये झेला गया। तो ओलंपिक कराना भी अपने आप में एक बहुत मतलब अगर हम कहें खतरे वाला काम हो जाता है कई बार, जैसा कि ब्राजील ने झेला। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब एक बार तो हम विश्व पटल पर खुद को चमका लेते हैं, लेकिन भविष्य में उसके बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। फिर राहुल गांधी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरे भैया पढ़ लो यार, पढ़ लो प्लीज। क्रांतिकारी लोग अरेस्ट होते हैं, कौन सा इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है। इतने लोग यार, अब से पहले तुम पढ़ते आए हो, तुम इतिहास के छात्र हो, हमने तुमको हिस्ट्री पढ़ाई है, हमने तुमको क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाया है, हमने आपको शहादतें पढ़ाई हैं। किसे को क्या घबराना है इससे? आओ आगे। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। बताइए पहला ओलंपिक खेल क्यों रद्द हुआ? वैलिड रीजन दीजिए एक। वैलिड रीजन क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। तो 1916 वाले नहीं हुए, बर्लिन वाले। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1939 से 1945 तक। तो इसके बीच में भी 2 ओलंपिक आ गए, 1940 वाला और 1944 वाला। तो ये कैंसिल हुए हैं। तो कितने ओलंपिक हैं जो अब तक रद्द हुए हैं? 3। अगर हम पूछे ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं, तो सबसे ज्यादा मेडल यूएसए के हैं, कुल मिला के 1896 से और 2024 तक। ये हैं 2765, 2765 मेडल्स, जिसमें से आपका 1105 मेडल्स गोल्ड हैं। ओके, ये गोल्ड मेडल है इतने इनके। ओलंपिक में भारत को देखते हैं। अभी हमने दुनिया के कुछ चेहरे बताए, व्यवस्था बताई, भारत का प्रदर्शन देखते हैं, भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया था सन 1900 में। क्या 1900 में भारत आजाद था? मुझे बताइए, क्या 1900 में भारत आजाद था? बताएंगे एक बार। भैया आपकी राखी कहाँ है? राखी दोस्त हम खोल के रख देते हैं हर बार, और इसीलिए रख देते हैं क्योंकि फिर गंदी गंदी होती हैं वो। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि राखी रख दो, और जो अभी दिवाली के समय पर गोवर्धन आता है ना, तो वो गोवर्धन पे रखी जाती हैं, तो उनको संभाल के रखा जाता है। और फिर उसी के साथ में गोवर्धन तो सब लोग समझते हैं ना, घर में जो गोबर होता है गाय भैंस का, तो उसको उससे बनाते गोवर्धन महाराज को, वहाँ रखी जाती है हमारे यहाँ तो, है ना। फिर बाद में उनको इस्तेमाल भी कर लेते हैं सब, तो इसलिए कि वो गंदी वंदी ना हो, इसलिए होता है ना। सबसे पहले नॉर्मल प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। ठीक है, और उन सबको बहुत सारा थैंक यू हम बोलेंगे, जिन बहुत सारे नाम से तो ऐसे आए कि कई नाम से तो वो उन पे आपका लेटर उन्होंने भेज दिया और उस पर नंबर नहीं था, और बहुत सारी राखी मिलाई है, तो हम फ़ोन भी शायद सबको नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे। हमने वो चिट्ठी जो साथ में आई है उसका फ़ोटो क्लिक करके रखा है, और हम बात करेंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है लेट, तो जो हमारे पास तक पहुँचाया जिन लोगों ने भी, उनके लिए हम थैंकफुल हैं, है ना। बहुत बहुत थैंक यू। नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, तो भारत आज़ाद नहीं था। और ये कौन से गेम से थे? एथलेटिक्स से। 2 इन्होंने सिल्वर मेडल जीते, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। 1920 में क्या होता है? पहली बार भारतीयों का एक दल गया। दल समझते हैं, यानी कि खिलाड़ियों का एक समूह। कितना दल गया था 1920 में? अब हम आपसे पूछेंगे 1920 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, और क्या ऐसा विशेष हुआ था 1920 में जो हमने आपको बताया। जैसे 1936 में हमने बताया कि पहली बार मशाल जलाई गई, हमने आपको बताया 1960 में ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। तो 1920 में क्या स्पेशल हुआ था ओलंपिक में, जिसकी वजह से 1920 ओलंपिक यानी कि एंटवर्प ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया भैया, पहली बार फ्लैग को दर्शाया गया था, बहुत शानदार। तो पहले भारतीय दल में पुरमा बनर्जी थी, फडप्पे चागुले थे, सदाशिव दातार थे, कुमार नवाले थे, रणधीर सिंधे थे। कोई भी नाम आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इसमें से एक फैक्ट आपको याद करना है कि इन 5 में जो फ्लैग बियरर थी वो थी आपकी पुरमा बनर्जी। तो पहला जो भारतीय दल गया था उसमें ध्वजवाहक कौन थी, यानी कि फ्लैग बियरर कौन थी? सिर्फ एक नाम याद रखेंगे, 1920 में एक दल गया था जिसमें पुरमा बनर्जी ध्वजवाहक रही थी। कौन रही थी? स्क्रीनशॉट ले लिया करें भैया जो नोट्स बनाने से कतराते हैं।
पूर्णिमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया था और इस तरह से ओलंपिक उद्घाटन समारोह में वो देश की पहली भारतीय फ्लैग बियरर बनी। इंडिया की पहली ध्वजवाहक ओलंपिक में कौन है? पूर्णिमा बनर्जी हैं। बाकी सबके बारे में जानकारी दी गई है, तो इनको आपको बहुत सीरियस नहीं लेना, आप इस जानकारी को छोड़ सकते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत, जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद में पहली महिला फ्लैग बीरर 1992 में मौका मिला था किसी महिला को, और वो अब्राहम विल्सन थी। ठीक है, एस्केपेबल इंफॉर्मेशन है। एस्केपेबल इंफॉर्मेशन मतलब छोड़े जाने योग्य डाटा है, यानी आप इस डेटा को छोड़ सकते हैं। आइए आगे। ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं अब तक? टोटल मेडल कितने हैं हमारे देश के? तो अब तक हमारे टोटल मेडल हैं 41। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 41 मेडल में क्या क्या है हमारे पास में? आपसे मैं पूछूंगा, अब तक पूरे भारत देश ने ओलंपिक में 10 गोल्ड जीते हैं, 10 ही हमने सिल्वर जीते हैं, और बाकी हमने 21 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है भैया। सबसे ज्यादा मेडल हमने किस खेल में जीते हैं? वो कौन सा खेल है? तो हमारा अपना राष्ट्रीय खेल है। और हमारा अपना राष्ट्रीय खेल, हालांकि जो ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको राष्ट्रीय खेल कहते हैं, उसमें हमारे 13 मेडल है। कितने गोल्ड है हॉकी में? 8। सिल्वर कितने हैं आपका? 1। और ब्रॉन्ज कितने हैं? 4। कुश्ती में हमने 7 मेडल जीते हैं, यहां पर कोई गोल्ड नहीं है हमारा, ये सिर्फ सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज हैं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन देखिए, 1928 हमने आपको बताया पहला गोल्ड जीता था, और कैप्टन थे हॉकी टीम के जयपाल सिंह मुंडा। भैया कप्तान बहुत पूछे जाते हैं। कप्तान जब हॉकी में हम आपको बताएंगे, 3 कैप्टन आपको याद रखने हैं। पहला 1928 में कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो कितने गोल्ड जीते हैं हॉकी टीम ने? टोटल गोल्ड बताइए। 8 गोल्ड जीते हैं। यहां देखिए ध्यान से, 8 गोल्ड जीते हैं। कैसे? एक तो 1928 हो गया, 1928 में तो पहला आया, और हर लगातार जीती रही हमारी हॉकी टीम। 32 में 36 में 40 और 44 में ओलंपिक हुए ही नहीं। 40 के ओलंपिक नहीं हुए ना 44 के हुए। तो उसके बाद में देश आज़ाद हो गया, और देश आज़ाद होने के बाद में हम किन से आज़ाद हुए थे? ब्रिटिशियर्स से। अब आप समझिए, हमारी हॉकी टीम का मुकाबला फाइनल में ब्रिटेन की टीम से ही था, और ब्रिटेन की टीम से वो मुकाबला लंदन में था। सोच के देखिए क्या रोमांच रहा होगा। जिस देश से हम हाल ही में आज़ाद हुए, वहीं की फाइनल टीम से, और भारतीय टीम को हरस किया जा रहा था वहाँ पे, नारे लग रहे थे अंग्रेजों के। लेकिन हमारी हॉकी टीम ने जो प्रदर्शन किया, 1948 में भी गोल्ड जीत के लेके आई। इसके बाद में 1952, इसके बाद में फिर 1956। तो पहली बार जो विजय रथ रुका गोल्ड का, वो कब रुका? तो पहली बार 1960 में विजय रथ रुका। और एसएससी इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करती है, पूछती है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, गोल्ड मेडल नहीं जीता है? तो गोल्ड मेडल किस ईयर में नहीं जीता है? 1960 में। 1960 में नहीं जीता, यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया था। इसके बाद में 1964 में जीता। कितने हो गए? 3 3 6 एक साथ। और इसके बाद में लास्ट गोल्ड हमारा आया था 1980 में, लास्ट गोल्ड था हमारा। इसके बाद में हमारा अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया है, लेकिन उम्मीद रखेंगे भविष्य में आएगा, उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, कैप्टन कौन थे? बड़े कमाल की बात है, 1936 मेजर ध्यानचंद। और ओलंपिक कहां पर हो रहे हैं बताइए? बर्लिन में। और बर्लिन में कौन बैठा हुआ था? हिटलर। हिटलर 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण हिटलर बना। कभी भी किसी व्यक्ति को तुम साधारण मत समझना, अभी वो व्यक्ति भविष्य में क्या क्रांति कर देगा ये आप भी नहीं जानते हैं। हिटलर ने वही क्रांति की, उसने जो मजदूर वर्ग था उसको, आप ऐसे समझिए, यूनिफाइड कर दिया, यूनियन बना ली उसकी। मैच देख रहा है हिटलर यहाँ बैठ के, मेजर ध्यानचंद को खेलते हुए देख रहा है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था। 1936 आप समझिए, इसके 3 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध का कारण हिटलर था। दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था। उसने देखा मैच खेलते हुए मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में उसने रिपोर्ट्स मंगाई। मेजर ध्यानचंद जी की रिपोर्ट्स उसके सामने गई। उसने देखा यार ये आदमी कहाँ, इंडिया के लिए क्या हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं? जी आदमी कर्जे में है, मेजर ध्यानचंद कर्जे में है। वो यार कर्जे में है तो फिर तो अपनी तरफ करो। उन्होंने बोला कि हम तुमको जो है वो
आपका ऑनर देंगे इस देश में, जर्मनी का ऑनर देंगे, अपनी टीम का कैप्टन बनाएंगे, सेना में पद देंगे, तुम हमारी तरफ से खेलो। बड़ा शानदार जवाब है मेजर ध्यानचंद का, जो हर एक भारतीय को सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि हिटलर ने उनसे सवाल किया था कि ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, तो मेजर ध्यानचंद जी ने बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से कहा था कि ये मेरे देश का कर्तव्य नहीं बनता कि वह मेरे लिए क्या करता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। और तालियां होनी चाहिए इस एक बात पर, इतनी भावनात्मक बात उन्होंने कही, सुन के हिटलर भी दंग रह गया होगा। भारत का एक गरीब आदमी, उसके अंदर एक राष्ट्रीय प्रेम है, तो हमको सीखना चाहिए, ये लोग हमारे आइडियल्स हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो तो हम अपना जमीर बेच दें, नहीं, हम अपना देश बेच दें, नहीं, उसके लिए हमें स्टैंड करना होगा। 1948 जब हमने ब्रिटेन में लंदन में हराया था, किशन लाल थे कैप्टन, वासुदेव भास्करन, ये बहुत पूछे जाते हैं। 1980 में जब हमारा लास्ट गोल्ड आया था तो कौन थे कैप्टन, वासुदेव भास्करन थे। तो पहले में कौन है, जयपाल मुंडा। 2021 मनप्रीत सिंह, जब हम कांस्य पदक जीते पिछले टोक्यो में। 2024 पेरिस में भी हमारा कांस्य पदक आया। देखिए ये 1975 लिखा हुआ है, क्योंकि भारतीय टीम ने एक ही हॉकी विश्व कप जीता है, ये ओलंपिक नहीं है, ये हॉकी का वर्ल्ड कप है। तो हॉकी वर्ल्ड कप हमने 1975 में जब जीता था तो हमारे कैप्टन कौन थे, ये हम आपको हॉकी में बताएंगे कि हॉकी 1971 में बार्सिलोना में पहला आपका वर्ल्ड कप हुआ था, 1973 में दूसरा हुआ था, वहाँ पर भारत सेकंड प्लेस पर आया था, और 1975 में तीसरा हॉकी का वर्ल्ड कप था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था 2-1 के स्कोर से। तो यहाँ पर भी हम एक हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, याद रखना, एक ही वर्ल्ड कप हम अभी जीते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। आते हैं इधर, मेजर ध्यानचंद जी, एक बार एसएससी जीडी ने पूछा था कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म किस शहर में हुआ है, तो प्रयागराज। 2021 हमको आज भी याद है, तब हम पढ़ा रहे थे इसको, हमने कहा मेजर ध्यानचंद का आपका पूछा जा सकता है उनका स्टेट कहाँ पर उनसे संबंध है, तो प्रयागराज क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी याद में हम 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, खेल दिवस। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण जीता किसने, अभिनव बिंद्रा ने। ये क्या है भैया, देखिए अभी हमने बताया आपको 8 मेडल किसने जीते हैं, हॉकी टीम ने, गोल्ड। लेकिन हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो तो एक सामूहिक प्रयास हो गया, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। लेकिन अकेला कौन व्यक्ति है भारत का पहला, इसको बोलते हैं एकल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, यानी इंडिविजुअल इवेंट में किसने जीता, तो अभिनव बिंद्रा थे 2008 में। अभिनव बिंद्रा 2008 में किससे रिलेटेड थे, शूटिंग से रिलेटेड थे, और कौन सा गेम खेलते, 10 मीटर एयर राइफल। बात क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है ना इस बात में, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है जी, क्योंकि अकेले खेल रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी का फोटो लगा हुआ है सबसे ऊपर। अब आप हमें इनकी बुक का नाम बताओ, इनकी बुक हमने कौन सी बताई थी, तो याद है, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये इनकी बुक का नाम है, ओके। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक, ये तो भैया गोल्ड हो गया। आपने हॉकी का भी बता दिया, हॉकी का भी, ये फोटो लगा हुआ है दादाजी का, फोटो देखिए। तो भारतीय जाते तो रहे ओलंपिक में, देश आजाद हो गया 1947 में, 1948 में हमको गोल्ड भी मिला, लेकिन वो हॉकी में मिला, वहां पर भी 11 खिलाड़ी थे। कोई भी पहला मेडल किसने जीता है, तो वो थे आपका केडी जाधव, खासोबी डी जाधव। ये किस में थे, ये भैया आपका रेसलिंग में थे, रेसलिंग में, कुश्ती में। लिखा हुआ नहीं है ना, 1952 में ये आपका हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी है ना हेलसिंकी, वहां पर ओलंपिक हो रहे थे। तो पहला कौन सा मेडल जीता इन्होंने, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक। पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता, पहला सिल्वर किसने जीता है, तो वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो आपको तीनों मेडल याद रखने हैं। पहला ब्रॉन्ज भारत के लिए किसने जीता, केडी जाधव, रेसलिंग से हैं। पहला सिल्वर किसने जीता, शूटिंग में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। और किस कैटेगरी में, सीपीओ में पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए थे, डबल ट्रैप शूटिंग में, ट्रैप शूटिंग में, ठीक है, या आपको दे दिया उसमें सिर्फ शूटिंग में। तो किसमें, डबल ट्रैप शूटिंग में जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने पहला सिल्वर। कौन सा इवेंट था, डबल ट्रैप। कौन सा था, सिंगल ट्रैप नहीं, डबल ट्रैप, डबल ट्रैप। और पहला गोल्ड किसने जीता, अभिनव बिंद्रा। ठीक है बॉस, आगे आएंगे। भैया पहली जीत रणधीर सिंधे ने हासिल की थी, हाँ मतलब मेडल नहीं मिला था लेकिन पहली जीत तो थी, भारत की पहली जीत है वो।
2012 ओलंपिक आप देखेंगे क्योंकि ओलंपिक बहुत पुराना हो चुका है, इसमें सिर्फ नाम देखिए एक बार। 2012 में कौन है पहले व्यक्ति? विजय कुमार पहला फोटो, दूसरा सुशील कुमार, तीसरे योगेश्वर दत्त, ठीक है। आपका गगन नारंग है। ऊपर वाले तीनों को रजत मिले हैं और नीचे वाले तीनों को कांस्य मिले हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन में, और मैरी कॉम मुक्केबाजी में थी 51 केजी में। तो ये पुराना डेटा है, अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 2016 रियो ओलंपिक में भारत को सिर्फ 2 मेडल मिले थे। ये लिखा हुआ है ना, 2016 रियो ओलंपिक। यहाँ पर भारत के कितने मेडल थे? 2। पीवी सिंधु थी और साक्षी मलिक थी। कोई पुरुष नहीं जीत पाया था। यहाँ पे जो आपका सोच है, जिनको घर में लड़का ही चाहिए, तो उन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारे देश में विडंबना है ना, जिस देश में एक प्रधानमंत्री 15 साल तक महिला रह चुकी हो, अब भी वहां पे लोग सोचते हैं कि यार घर में बच्ची का जन्म ना हो, लड़का ही होना चाहिए। तो 2016 का रियो आपका जो रियो ओलंपिक है ऐसा था, इसमें कोई पुरुष मेडल नहीं जीत पाया, सिर्फ महिलाएं मेडल जीती। प्रथम भारतीय महिला कौन है मेडल जीतने वाली? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2010 बोल रहे हैं, 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुए थे और सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज जीता था। कौन सा गेम था उनका? वेट लिफ्टिंग। किसमें जीता था उन्होंने? भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है बताइए जरा। तो आप कहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखेंगे हमेशा, कोई इशू तो नहीं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन रही थी? नीलिमा घोष। नीलिमा घोष। अब आते हैं पेरिस ओलंपिक। थम्स अप करके बताइए कितने साथियों ने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, पेरिस ओलंपिक को। बताएंगे मतलब फटाफट से दिखाएं। ऊपर क्या दिखा रहे हैं? सर सभी टीचर्स आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, आपके 0 हेटर क्यों हैं, जबकि लोग कहते हैं किसी इंसान का पता उसके दुश्मनों से चलता है। क्या है भाई, भाई ने कितनी जबरदस्त थ्योरी पे काम किया है। आपने नाम लिख रखा है द पाथ ऑफ लाइफ, आपके नाम में ही इसका उत्तर है। और आपका जो पाथ ऑफ लाइफ है ना, तो वो सही होना चाहिए, और आपका पाथ ऑफ लाइफ सही है, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, ठीक है। लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन आप अगर दिल से अच्छे हैं। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कुछ समय के तक अच्छा ही रहे और कुछ समय के बाद में फिर लोग सब खराब खराब बोलने लग जाए। यहाँ आएंगे, कक्षा फोकस करेंगे। पेरिस ओलंपिक पढ़ा है सभी लोगों ने, थम्स अप किया है। कितने दिन चलते हैं ओलंपिक? कितने दिन चलते हैं ओलंपिक? तो आप कहेंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त। कितने दिन हुए भैया बताएं फटाफट से, दिन काउंट करके बताओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में कि ओलंपिक कितने दिनों तक चलते हैं। तो ऑप्शन थे आपका उसमें 16 दिन, 21 दिन, 24 दिन और 26 दिन। कितने दिन चलते हैं ओलंपिक बताइए फटाफट से। तो क्या कहेंगे कितने दिन? टोटल कितने दिन हो गए भैया? छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। 16 डेज, ये हुई ना बात, 16 डेज, 16 डेज। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। कौन से थे ये भैया? 33वें थे। आप बेशक इसको करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम आपको बता रहे हैं, उसको देखिए जरा ध्यान से। नोट, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी ये 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे, लेकिन मेजर जो शुरू हुआ गेम कब से शुरू हुआ? 26 जुलाई से। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कितने ओलंपिक हो चुके हैं अब तक पेरिस में? पेरिस में अब तक 3। देखिए 1900 में पेरिस में हुए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो खराब बच्चा होगा वो गलत कर देगा एग्जाम में। क्वेश्चन बनेगा पहले ओलंपिक कब हुए थे आधुनिक? तो आप कहेंगे यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा दूसरे ओलंपिक कहां पर हुए थे, बच्चा पढ़ता ही नहीं, शॉर्ट में पढ़ के भाग के जाने की आदत है सबको। तो दूसरे ओलंपिक कहां पर हुए थे? तो आप याद रखेंगे भैया दूसरे तो पेरिस में हुए थे। 1924 के कहां पर हुए थे? पेरिस में हुए थे। और इसको कैसे याद रखेंगे? 2024 से 100 साल पहले भी वहीं पर हुए थे। इसीलिए इस बार 2024 में पेरिस को मौका दिया गया कि इसकी 100वीं वर्षगांठ हो जाएगी, तो पेरिस को ही ये मौका देते हैं, इसलिए इस बार पेरिस को दिया गया ये चांस। तो पेरिस दूसरा शहर बना। अच्छा, इससे पहले भी कोई एक शहर है, लंदन भी कर चुका है भैया 3 बार, लेकिन आपको सिर्फ पेरिस याद रखना है। थीम आप सबको पता होगी, करंट अफेयर्स आप सब पढ़ते हैं। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, गेम्स वाइड ओपन। नए नंबर पे कौन फोन कर रहा है?
तो हम किसको फ़ोन नंबर दे दिया भाई? तुम्हारा तो नहीं आ रहा ये फ़ोन? आए भी है। गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर द फ्रीज, क्या बोलेंगे इसको? द फ्रीज, द फ्रीज, द फ्रीज, फ्रीज। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया, यानी लगभग सभी देश गए। पेरिस ओलंपिक में जो आपका खिलाड़ी थे वो 10,500 थे। कितने थे? 10,500। इसको फटाफट से देखेंगे। कुल कितने स्पोर्ट्स हुए? 32 स्पोर्ट्स हुए। अब हर स्पोर्ट्स में इवेंट्स होते हैं ना अलग अलग। भाई आपका जैसे दौड़ में 100 मीटर होगी, आपका 400 मीटर होगी, रिले दौड़ अलग होगी, होता है ना? थम्सअप करके बताइए। तो इसको बोलते हैं इवेंट्स। 329 प्रतिस्पर्धाएं हुई। जैसे आपका सिंगल्स हो जाएगा, डबल्स हो जाएगा। ओके। इस बार 4 नए खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, हम बॉक्स बनाने की जगह इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ही लिख देना सिर्फ। इस बार 4 खेल, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। सर्फिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। किसने? ब्रेक डांस ने। बोर्ड पे करके दिखाऊं तुम्हें? ब्रेक डांस ने ओलंपिक में शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी में हुआ, क्योंकि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसी सीन नदी में इसको आयोजित किया गया था। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर थे झेंग हाओ हाओ। ये चाइना के थे। ये सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने। इनसे कम उम्र का ओलंपियन कोई नहीं रहा है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन थे भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपिक हैं। दादाजी का ये समझो तुम, उम्र हो गया है लेकिन हौसला और जज्बा अभी भी जिंदा है, अभी भी अड़े हुए हैं। और कहाँ पर? घुड़सवारी में। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से पीवी सिंधु और शरत कमल थे। पीवी सिंधु आप जानते हैं सारे लोग, आप हमें बताएं शरत कमल किस खेल से संबंधित हैं? बोली भाई फटाफट से। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश रहे। मनु भाकर तो इस बार छा गई, 2 मेडल जीत के लेके आई। और पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी से हैं। तो ये कब थे? आपका फ्लैग बियरर थे। कहाँ पर आपका? ये तो थे ओपनिंग सेरेमनी में, और ये थे आपका किसमें? क्लोजिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी से प्रतिरक्षित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। तो ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया गया? किस इंडियन को दिया गया? इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अवार्ड मिला। भैया इंदिरा गांधी जी कोई सा स्पोर्ट्स खेलती थी क्या? आपको होगा नहीं, प्रभावित थी दुनिया उनसे। तो ये पहला दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, और कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है। पहले स्पोर्ट्समैन बोले ना, पहले खिलाड़ी कौन है? तो वहां विकल्प में इंदिरा गांधी जी लिखी हुई हो तो इंदिरा गांधी जी क्लिक मत कर देना। इंदिरा गांधी जी खिलाड़ी नहीं है, और राजनेता हैं, पॉलिटिशियन है। समझ रहे हैं? तो अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक रहे। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब ये इनके विकल्प होते हैं, इनको पढ़ते चलिए। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जैसे ट्विटर पर होता है हैशटैग चीयर फॉर भारत। आज भी है यूपी पुलिस का हैशटैग। शुभम भाई, बच्चों को नहीं बताया तुमने यूपी पुलिस के लिए? बताओ। सरकार कुछ भी बोल के सो जाती है। बोले बच्चों को एक काम कर देते, गुमराह कर देते हैं। कितने लोगों को पता है? यूपी पुलिस भर्ती, ये आज का आपका हैशटैग था। पता चला? नहीं पता किया करो किसी एक मुहिम में। ये नहीं भैया हमारा तो यूपी पुलिस का पेपर नहीं है, ऐसे बात नहीं बनेगी। वीडियो का रिजल्ट आया अभी 11 अगस्त, आज 11 अगस्त है ना? हाँ, आज ज्वाइनिंग होनी थी उन लोगों की। सरकार ने बोला अभी 4 महीने जगह ही नहीं है तुम्हारे लिए। एक लड़का जिसका रिश्ता हो चुका है, अभी तुम सोचो ना यार, अगस्त चल रहा है। अब उनको पता था ज्वाइनिंग हो जाएगी अगस्त में, रिश्ता ले लिया उन्होंने नवंबर में। अब वो उनसे बोलेंगे कि लड़के की ट्रेनिंग 4-5 महीने बाद है, जनवरी फरवरी में जाएगा। वो कहेंगे रिश्ता तोड़ दो, एक काम करो, इसका श्योरिटी नहीं है, जाएगा नहीं जाएगा। मतलब ये तो एक व्यंग्य की बात है, लेकिन ये सच है कि यार मतलब प्रोसेस को चलाओ। वीडियो के लिए अगर आपने बोला हुआ है 11 अगस्त, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि लाखों लोग हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं करिए। और योगी जी ने भर्ती के लिए कहा था, यूपी पुलिस की भर्ती आएंगी,
और पता नहीं किसी ने ज़बरदस्ती बुलवा दिया था या तो उनसे, भैया योगी जी ऐसे एक काम करो, सुनो, तुम भाई कान लेके आओ तुम अपना, सुनो सुनो, एक काम करो, भर्ती के लिए बोल दो, है ना, जो से तुम्हारा वीडियो जाएगा सब जगह, बोलो बोलो बोलो, बोल दो भर्ती के लिए। अरे हंस रहे हो यार, भर्ती के लिए बोल दो, लेकिन तुम भूल जाओगे क्या फिर, हैं? अरे तुम्हें बहुत काम नहीं होते हैं, भूलोगे नहीं तुम, क्यों नहीं भूलोगे? एक ही काम है तुम्हारे पास, ये कह रहे मेरे पास तो एक ही काम है, मैं नहीं भूलूंगा। भूल जाते हैं यार, बहुत सारे काम होते हैं, भूल गए होंगे। अब बताओ हम क्या बोल सकते हैं? तो इसीलिए हमने बोला कि शायद भूल गए हैं आज, ये ट्विटर पर ये आवाज़ आप सब लोग उठाएं, ठीक है ना, यूपी पुलिस भर्ती योगी जी आपने कहा था, उसके लिए शब्द आप रखें और ये बोलें कि हम आपको याद दिलाने आए हैं जी, शायद आप हमें भूल गए थे और आप कुछ कह के भूल गए थे। सब स्वाभाविक है, देखो मानवीय भूल हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तुम भूल गए होगे कितनी चीज़ों को, तीसरे प्यार के बाद पहले दूसरे याद नहीं रहते, लेकिन आप योगी जी को याद दिलाओ, आपका पहला प्यार होना चाहिए इस प्रदेश की सुरक्षा, और इस प्रदेश की सुरक्षा के जो पुलिस चाहिए वो हमको मुहैया करानी होगी, करानी भी चाहिए, आप बस उनको याद दिला दें, है ना, मैसेज वैसेज करके, कॉल, ट्विटर अच्छा रास्ता है, किसी के पास पर्सनल नंबर हो तो वो पर्सनल कह दो जिसकी हेलो हाय होती हो, चुपचाप तरीके से, दिन में मैसेज करना लेकिन। हाँ जी बताइए सर। ना एक बार तुम ही बोलो, आओ जी, आदर्श सर तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, तब हम तो ये बोल रहे तुम ही बोल दो। नहीं आप बोल लगाओ, दीजिए, अरे आप लगाओ, बोल दीजिए ना। क्या मुझे बताओ थोड़ा। जनवरी से हाँ, अप्लाई किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट आदर्श सर करना का होगा। ये कहना है आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो 7 मंथ्स का करंट अफेयर है, ठीक है, करंट हाँ अफेयर्स है ना, पूरा पूरा करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर्स है, तो वो जो करंट अफेयर्स है कितने बजे से होगा कल? यस 6 बजे से सुबह 6 बजे से होगा, एंड कब करोगे? भैया लगभग 6 घंटे की क्लास है जी कल आपकी करंट अफेयर्स की, तो 6 घंटे उस क्लास को आप 7 महीने के अपने करंट अफेयर्स पर यदि कमांड अप्लाई बनाना कीजिए। चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल जरूर जुड़े मेन चैनल पर आदर्श सर के साथ में। बधाई हो सर, आपकी क्लास हिट हो। अरे ठीक है ठीक है बॉस, जरूर करना, थैंक यू। यहाँ पर आएंगे, पेरिस ओलंपिक के लिए क्या है, भारत का हैशटैग है चीयर फॉर भारत, और भारतीय दल में कितने लोग थे? भारतीय दल में आपका 107, क्या बोलेंगे, 117 एथलीट थे, मतलब 117 खिलाड़ी गए भारत की तरफ से, जिनमें से 80 पुरुष, 20 पुरुष नहीं भैया, 80 पुरुष, 80 पुरुष थे, 80 80 करना है इसको, थम्सअप करिए जी भैया, 80 इसको हम कर लेंगे, 20 कैसे लिख दिया भाई, 80 है। 80 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी, भारत ने 65 स्पर्धाओं में, यानी 65 इवेंट्स हुए और 16 स्पोर्ट्स हुए आपका, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आगे आएंगे, पेरिस ओलंपिक में सब लोग जानते हैं पदक विजेता कौन है, भारत का इस बार कोई गोल्ड नहीं आया, एक ही सिल्वर आया, भारत की रैंक बताओ क्या आई थी? मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती, और मनु भाकर आपका यहां पर सरबजोत सिंह जी के साथ में आपका, ये किसमें, मिक्स्ड में जीती है, मिक्स्ड में, यहां भी 10 मीटर में जीती, हालांकि ये बहुत अच्छी खिलाड़ी है 25 मीटर की, और सबको उम्मीद ये थी कि 25 मीटर में गोल्ड लेके आएंगी, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि आपका हर खिलाड़ी चाहता है बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, लेकिन ग्राउंड पे हकीकतें कुछ अलग रहती हैं, और हम लोग साधारण मानव होते हुए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ स्थितियाँ अलग होती हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं गोल्ड, कई बार उनको मेडल नहीं मिल पाता कोई भी, कई बार ब्रॉन्ज मिलता है, कई बार जो ब्रॉन्ज के लिए आपका बहुत फाइट कर रहे होते हैं उनको गोल्ड तक भी मिल जाता है, तो वहाँ पर अनिश्चितताएं होती हैं, जैसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, पढ़ा है तुमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत? कण का व्यवहार हर बार अलग प्रतीत होता है, विज्ञान भी हतप्रभ है इस बात से कि कण के जो आपका बिहेवियर है, जो पार्टिकल है ना, उसका बिहेवियर हर बार चेंज क्यों हो जाता है, और फिर कहते हैं कोई शक्ति है इसके पीछे तभी तो चेंज होता है, विज्ञान भी नहीं पता लग पाया, तो हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत पढ़िए, ऐसे ही खेल होता है। मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, ये 50 मीटर राइफल में 3 पोजिंग में, पुरुष हॉकी टीम इंडिया हॉकी में कांस्य ब्रॉन्ज आया। अमन सहरावत सबसे युवा, कितनी एज में जीत गए बताओ, सबसे युवा ओलंपियन हो गए भारत के मेडल जीतने वाले, सबसे युवा ओलंपियन,
मेडल जीतने वाले सबसे युवा ओलंपियन ये हो गए। ओके भैया साइलेंट कर लो प्लीज इसको। सबसे युवा ओलंपियन। ओके मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। किसने? मनु भाकर ने। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, क्योंकि इनसे पहले कोई शूटिंग में महिला नहीं थी। ठीक है ओके। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसको भैया अंडरलाइन या महत्वपूर्ण लिखना है इस लाइन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहली महिला बन गई है, ऐसा नहीं है कि पहली पुरुष बन गई है या पहली व्यक्ति बन गई है, पहली महिला बनी है। क्योंकि इनसे पहले कौन कौन व्यक्ति हैं जो 2-2 मेडल जीत चुके हैं बताइए? तो आप कहेंगे कि भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार जी भी 2 मेडल जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं पिछली बार आपका गोल्ड जीता था, इस बार सिल्वर। पीवी सिंधु 12-16 में, और मनु भाकर चौथी इंडियन बनी है। तो कौन सी भारतीय बनी है? चौथी भारतीय बनी है, लेकिन पहली महिला बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। ये चीज लिखी हुई है यहां पर, सॉरी, 21 वर्ष की अवस्था में। नीरज चोपड़ा, इन्होंने कितना भाला फेंका इस बार? 89.45 मीटर। आप बता सकता है कोई मुझे, जब इन्होंने गोल्ड जीता था पिछली बार 2021 में, तब इन्होंने कितना भाला फेंका था? फटाफट से बताइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। आपको पिछला डेटा भी याद होगा, बहुत चर्चाएं रही थी देश में तब इनके गोल्ड की। बताएंगे जी। 89.45 नहीं तो इस बार का है, पिछली बार का बताओ, जो भाला फेंक दिवस घोषित किया गया था 6 अगस्त को। नोप्स नोप्स, किसी का सही नहीं आया अभी। नहीं, हमको याद नहीं है ना, तुम कुछ भी डेटा लिख दे रहे हो, जिसको पक्का याद हो वो लिखो। हाँ 87.58 था शायद। 92 कहाँ से लिख रहे हो यार? नहीं, गलत है एकदम से, एकदम से गलत है। 2020 टोक्यो पूछ रहे हैं हम आपसे, 5-9 तो नहीं था, 92 गलत है एकदम से डेटा। 6 अगस्त बोल दिया मैंने अभी भाला फेंक, 7 अगस्त है भाला फेंक। हथकरघा दिवस और भाला दिवस ये कब है? हैंडलूम डे और आपका जैवलिन थ्रो डे, 7 अगस्त है, 7 अगस्त। बोलो जी। 87.58। श्याम बाबू का आंसर एकदम सही है, अरसी का आंसर एकदम से सही है, 87.58। प्रजापति जी 87.58, आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। इधर आए, तो इनकी ये दूरी याद रखेंगे। विनेश फोगाट आप जानते हैं 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। ये अतिरिक्त जानकारी है, इसको आप पढ़ें या ना पढ़ें, एस्केप कर सकते हैं। उन्होंने अपील किया था आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में क्या जीता? 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। ये तो हॉकी टीम के टोटल 13 मेडल हैं, और इस बार हमने क्या जीता? आपका कांस्य जीता। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी हॉकी टीम, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। ये इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए किस देश को हराया था? क्या नाम लिखेंगे? स्पेन। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं नीता अंबानी, उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया, और साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उन्होंने उद्घाटन किया। इंडिया हाउस बनाया गया इस बार वहां पर। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा, इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के दल के साथ में एक साथी ओलंपिक संघ के साथ में साझेदारी की, यानी कि इसकी क्या बोलेंगे, आपका ब्रांडिंग किसने की है? तो इसने की है प्यूमा ने। प्यूमा जिसके शूज आते हैं, देखे ना आपने, आपका वो स्पोर्ट्स के कपड़े भी आते हैं, उसका शूज आते हैं। अडानी ग्रुप को क्या बनाया गया यहाँ पर? आपका उसको स्पॉन्सर बनाया गया। देखिए स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? जो इवेंट का खर्चा उठाता है। हमारे खिलाड़ी जाएंगे, बहुत खर्चा होगा, लेकिन उसके बदले में क्या होगा? वहां पर अडानी का प्रमोशन होगा। ठीक है, तो अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक में क्या बनाया गया है? स्पॉन्सर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद में संन्यास की घोषणा की। कई खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। ये अतिरिक्त जानकारी है। भारतीय सेना के एक ऑफिसर हैं कर्नल काबिलन साई अशोक, ये पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। ये रेफरी बने हैं इस बार। ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट हुई। भारत के दो आपका धावक हैं अविनाश सांबले,
300 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। हमको मेडल पे ध्यान देखना है। भारत का हमें बताएं कितना रैंक रहा। पाकिस्तान जेवलिन थ्रो में क्योंकि गोल्ड पा गया था, नीरज चोपड़ा सेकंड प्लेस पर आ गए थे, तो देखिए गोल्ड से रैंक डिपेंड करती है, तो पाकिस्तान भी 62 पर आ गया, पाकिस्तान 62 पर। भारत की रैंक कितनी आई, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की रैंक। और सबसे ज्यादा किसने मेडल पाए, तो अमेरिका और चाइना गोल्ड में तो बराबर थे दोनों, तो फिर किसको बोले पहले नंबर पे, तो फिर देखे जाते हैं सिल्वर मेडल। तो सिल्वर किसके ज्यादा है, अमेरिका के, तो फर्स्ट प्लेस किसका हुआ, अमेरिका का। भारत रहा 71वें स्थान पर। एक गोल्ड मिलने से ही पोजीशन में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही थी, बताएं एक बार, भारत की रैंक क्या थी। तो हम भाई मत किया करो किसी को ब्लॉक, डिस्कस मत किया करो बच्चों, क्लास पे फोकस किया करो। रिक्वेस्टिंग टू यू, हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आपके जो सपने पूरे होंगे वो सिर्फ पूरे होंगे आपकी आज की एकाग्रता से। आज आप कितने एकाग्र हैं, अगर आप चाहते हैं आपका आज भी ऐसे ही बीत जाए जैसे आप अपने अतीत को बिताते आए हैं, तो आपका भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अतीत है। तो निर्भर करेगा आप आज खुद को कितना बेहतर बना रहे हैं, आज खुद से आप कितने प्रोमिस कर रहे हैं खुद को बेहतर बनाने के। तो जीवन एक नई दिशा की तरफ बढ़ता है और होता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे 48 रैंक, बहुत ठीक आंसर किया है, नाम दिखाएं किसने किया 48। ये पहला सबसे पहले योगित गुमली बॉस कान्हा, नहीं ये तो गलत आंसर कर रहे हैं, कान्हा शर्मा 48। नवीन सर का मनु, नवीन सर का मनु कब हुआ, क्या बोलेंगे। भारत कितनी भैया 71वीं रैंक पे आया। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट कौन कौन है जो फोर्थ प्लेस पर रह गए, ये देखना भैया फोर्थ प्लेस पर कौन कौन है। अर्जुन बबूता 10 मीटर में एयर राइफल फाइनल में, मनु बहाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में, मीराबाई चानू 199 kg, ये भी फोर्थ पर रहेगी। अंकिता भगत और धीरज बोहमदेवरा, ये भी साथी क्या बोलेंगे आपका आर्चरी में फोर्थ प्लेस पर रह गए। फोर्थ प्लेस वाले एग्जाम में नहीं आएंगे, जर्नल आपको जानने के लिए है। लक्ष्य सेन, ये भी साथी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना। अनंतजीत सिंह नरूका, ये भी साथी आपका, इनको भी याद रखेंगे। ये सिर्फ नाम हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। यहां देखिए इंपॉर्टेंट, यहां पर लिखा हुआ है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल। शीतकालीन समझ रहे हैं, विंटर ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक का मतलब क्या है, जो सर्दियों में होंगे। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे भैया, वो थे आपका, अगर ओलंपिक बोले ना सिर्फ, तो आप समझ जाना, अगर सिर्फ ओलंपिक बोल रहा है तो समर ओलंपिक कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, ओलंपिक जो होते हैं, जैसे हमने आपको बताया जुलाई में शुरू हुए, तो जुलाई में क्या पड़ती हैं, गर्मियां, तो वो समर ओलंपिक होते हैं। जनरली ओलंपिक बोले या समर ओलंपिक एक ही बात। विंटर ओलंपिक का मतलब क्या है, जो सर्दियों में होंगे और बर्फ पर होते हैं। कहां पर होते हैं, बर्फ पर आइस पर। तो इसमें क्या होती है, आइस इवेंट्स होते हैं, आइस पे हॉकी खेलेंगे, ठीक है, बर्फ पे हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्कीइंग आपने देखा होगा वो चढ़ी लेके, ठीक है, ऐसे वो ब्लेड से होते हैं, ऐसे उस पर पैर लगा के, चश्मे लगा के, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहां पर, सबसे पहले जो शीतकालीन खेल हैं वो 1924 में सैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। सैमोनिक्स फ्रांस में 1924 में, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको एक बात बताई थी 1924 में, क्या पेरिस में ओलंपिक हुए थे, हाँ या ना, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी भैया, आपने बताया 1900 में हुए थे, 1924 में हुए थे, इसलिए पेरिस को 2024 में 100वें वर्ष की जिम्मेदारी मिली। तो सबसे पहले शीतकालीन खेल हुए सैमोनिक्स फ्रांस में, दूसरे हुए सेंट मारिज स्विट्जरलैंड में, 2022 के शीतकालीन खेल हुए बीजिंग में, 2026 के कहां पर होंगे, मिलान इटली में। आपको यहां से ये क्वेश्चन याद रखना है, तीसरा, इस स्लाइड से तीसरा क्वेश्चन। भारत 1964 से इसमें पार्टिसिपेट करता है, पहले नहीं पार्टिसिपेट करता था। अब आते हैं पैरालंपिक गेम्स। देखिए पैरालंपिक गेम्स का क्या मतलब है भैया, एक कॉल लगातार आ रहा है, उठा लें हम, एक फोन, 1 सेकंड लगेगा बस।
यहाँ पर आएंगे भैया, एक कुछ अर्जेंट कॉल था। क्या बोलेंगे? पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक गेम्स की अगर हम बात करते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग भाई, सबका शरीर एकदम से सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों से उनकी जो खेलने की भावनाएं हैं वो उनसे छीन ली जाएं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। यानी कि जहां पर आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर आपका ओलंपिक होगा यानी समर ओलंपिक होगा, वहीं पर पैरालंपिक होंगे। तो 2024 में कहां पर हुए ओलंपिक? पेरिस में। तो पैरालंपिक भी कहां पर होंगे? सेम प्लेस पर होंगे, यानी कि पेरिस में ही होंगे। बात क्लियर है? अरे नहीं, दोस्त का फोन था, बुद्धू। यहां देखो क्या बोलेंगे, एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को। कभी कभी मतलब इमरजेंसी हो जाती है, कई कॉल आने का मतलब है किसी एक स्टॉक को सेल करना है या नहीं करना। स्टॉक समझते हो, हमने तुमने बताया ना कि हमारा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ऐसा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं से कहीं और पहुंच जाए तो वो कभी कभी होता है, इमरजेंट कॉल। यहां देखें एक बार ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय, अभी जैसे हमने बताया आपको ओलंपिक के लिए, ओलंपिक के लिए होता है जैसे कि आपका एक संस्था है। ओलंपिक के लिए कौन सी संस्था हमने आपको बताई? तो आप कहेंगे भैया आपने संस्था बताई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऐसे ही भैया भारतीय ओलंपिक के लिए हमने आपको बताया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो 1927 में बना। तो ऐसे ही एक है आपका, इसको बोलते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आईपीसी। ये कब बनी थी? ये 1989 में बनी। और ये कहां पर है? डिसेल्डॉर्फ आपका नगर में, जो कि बॉन जर्मनी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपको याद नहीं रखने हैं, एंड्रू पार्सन्स हैं। उपाध्यक्ष इसके दुआने काले हैं। लेकिन भारतीय लोगों ने भी अपने दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे भेजने के लिए बनाई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति 1992 में हुई, भारतीय शारीरिक विकलांग खेल महासंघ के रूप में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं। बताइए देवेंद्र झाझरिया किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? और पहले जो पैरालंपिक खेल हुए थे, जब मिल्खा सिंह जी हमारे ओलंपिक में गए थे 1960 में, तभी आपका पैरालंपिक खेल भी हुए थे। जैसे हमने आपको बताया ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियर डी कोबार्टिन है फ्रांस के, उसी तरह पैरालंपिक खेलों के जन्मदाता न्यूरोलॉजिस्ट घुमान हैं। इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने दिव्यांग जनों को भी, कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के प्रदर्शन करें और अपनी क्षमताओं को उसी कैटेगरी में वो भी दर्शा पाए, तो उनको भी ना रोका जाए, उनको भी खेलने का मौका दिया जाए। ठीक है, यहां पर आए आगे, ध्यान देंगे क्लास पर प्लीज। तो भारत के लिए पहला पदक, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? इंपॉर्टेंट लिखिए। अभी इनकी लाइफ पर एक मूवी आई थी, आपने बताओ, मुरलीकांत पेटकर, इनकी लाइफ पर एक मूवी आई थी। ऐसी इंस्पायरेशन, जितनी भी हमारी प्रेरणादायक कहानियां होती है, मूवीज होती हैं, वो जरूर देखना चाहिए, वो ताकत देती हैं। तो भारत के लिए पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में जीता स्विमिंग से। कौन सी मूवी थी अभी आई थी? चंदू चैंपियन। क्या बोलेंगे? चंदू चैंपियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम ने हमारा 3 के रुपीज ले लिया। देख रहे हो इसको, फिल्म को बेटा टीम को कोई बदनाम मत कर देना गलती से भी। कहीं पैसे वगैरह कट गए हों आपके तो पहुंचेंगे। एक सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता, एक पैसे का नहीं बोल सकता, एक पैसे का। 3 के बोल रहे थे तो चंदू चैंपियन। आओ आगे, एथिक्स है टीम के अंदर। भारत कुल 60 पदक जीत चुका है, चाह के भी नहीं ले सकता। एथिक्स नहीं भी रहेंगे तब भी आपका एक पैसा नहीं ले सकता कोई। ठीक है, जिस काम के लिए गए हैं और नहीं वो एक्टिवेट कुछ हुआ है, ये अलग है। कुछ ऑर्डर वगैरह आपका हो, वो पहुंच जाएगा आप तक, नहीं तो रिफंड होगा। भारत अब तक, मुझे अब देखो ओलंपिक से कंपैरिजन करना है फटाफट से। ओलंपिक में कितने मेडल थे हमारे? ओलंपिक में कितने मेडल थे भैया? 41 थे। दूसरा पैरालंपिक पदक भीमराव केसरकर ने जीता, नीचे फोटो लगा हुआ उनका, भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक को बोलते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं भारत के जो 3 पैरालंपिक पदक जीत चुके हैं, लेकिन तीनों अलग अलग खेल में? यहाँ शॉर्ट पुट, गोला फेंक, यहाँ भाला फेंक और यहाँ तस्तरी फेंक।
यानी डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, मैन शॉटपुट। है कमाल बात या नहीं? ये भी आप कहेंगे हाँ जी। 1984 में गए थे जिसमें पीटी उषा गई थी, वहीं पर पैरालंपिक थे आपका, वो ओलंपिक में गई थी। तो 3 अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने 3, तो पूछेगा क्या, 3 अलग अलग श्रेणियों में पदक जीतने वाले आपका पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है। ओके बॉस। देवेंद्र झाझरिया, अभी हमने आपसे पूछा था, यही अध्यक्ष हैं। तो कौन सा खेल खेलते हैं? जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो। 2004, 2016, 2020 और खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न क्या होता है बताइए? पहले मिलता था ना हमारे देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1991-92 में शुरू हुआ था, और फिर 2021 में उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम कर दिया गया किनके नाम पर बताइए फटाफट से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को उसको बोल दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं कौन? देवेंद्र झाझरिया। किस स्टेट से हैं? राजस्थान से हैं। मरियप्पन थंगावेलु, ये भी 2 मेडल जीत चुके हैं। दीपा मलिक हैं पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो पहली महिला कौन है? पहले पुरुष कौन हो गए पदक जीतने वाले? मुरलीकांत पेटकर हो गए 1972 में। और ये कैरेक्टर पूछेगा आपसे कि भैया कौन आपका, अभी हाल ही में उनके कैरेक्टर पर एक मूवी बनी, तो नाम याद रखना, चंदू चैंपियन। तो रियो 2016 में इनको शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक में इनको मिला। पेरिस पैरालंपिक 2024 कौन सा संस्करण था? ओलंपिक से तुलना करते रहिए। ओलंपिक था इस बार 33वां, लेकिन ये तो लेट शुरू हुए हैं 1960 से, तो ये 17वां था। ठीक है, ये याद रखना है। आयोजन स्थल आपको याद ही रहेगा। फ्रांस की राजधानी ने पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की। क्यों भैया? ओलंपिक की कितनी बार मेजबानी की है पेरिस ने? 3 बार। लेकिन 3 बार कब की? 1900 में। तो 1900 में पैरालंपिक हो गए थे शुरू, यहां भी मौका नहीं मिला। दूसरी बार कब की थी उसने? 1924 में। क्या 1924 में पैरालंपिक शुरू हो गए थे? आप कहेंगे नहीं, पैरालंपिक तो 1960 में शुरू हुए। अरे बोले यस और नो। और तीसरी बार कब की उन्होंने? 2024 में। तो 2024 में अगर उन्होंने की, तो 2024 बताइए फटाफट से, 2024, तो 2024 में मौका मिल गया। इसीलिए ये क्या है? पैरालंपिक पहले हैं, पैरालंपिक। ओके बॉस। उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने किया। मुख्य खेल इसमें 22 थे, इवेंट्स 549 थे। जैसे उधर 10,500 खिलाड़ी गए थे, तो इधर जो खिलाड़ी गए हैं वो 4400 गए भारत के। भारत के एथलीट कितने गए वहां पर गए थे 117, यहाँ पर गए हैं 84। कितने गए यहाँ पर? 84। ठीक है। और 12 स्पोर्ट्स में, वहां पर 16 स्पोर्ट्स थे। इस बार 3 नए खेल, कौन कौन से 3 नए खेल हैं? एक तो साथी आपका पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। आदर्श वाक्य वही है, शुभंकर वही है, और ये फ्रीजियन टोपी है आपका। 28 अगस्त ये कब से कब तक चला ये दिया हुआ है। ठीक है। भारत के 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 प्रतिस्पर्धाओं में, जो कि टोक्यो 2020 से 3 अधिक है, यानी कि पिछली बार हम 9 प्रतिस्पर्धाओं में थे। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेल, पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया। यही बात ये भी थी। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस डेटा को नहीं भूलना है भैया। ठीक है। अवनी लेखरा क्या बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है। और ये किसमें? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, ये SH1 लिखा हुआ ना, इनकी कैटेगरी होती है पैरालंपिक खेल की, तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना है, कैटेगरी ये सबकी रहेगी। हाई जंप T42 में मरियप्पन थंगावेलु, लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले। अभी 2 हमने इनके बताए थे, और तीसरा हो गया पेरिस का। इन्होंने 16 में भी आपका मेडल जीता, आपका 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता, और इस बार इन्होंने कांस्य पदक जीता। यानी कि मेडल इनका क्या गया? गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। वर्ष बढ़ते गए 2016, 20 और 24। मरियप्पन थंगावेलु। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। इसमें दीप्ति जीवनजीवी शामिल थी, जो महिलाओं की 400 मीटर T20 में कांस्य के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर यानी कि मानसिक रूप से कमजोर खिलाड़ी बनी। कौन है पहली? वो जो आपका दीप्ति जीवन जी। तीरंदाजी में कई कीर्तिमान, एक बार थम्स अप करें, ये PDF आप पढ़ लेंगे, इसमें क्या है एक्स्ट्रा आपका एफर्ट लगे हुए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको फोकस किस किस चीज पर करना है। 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिस्ट्री टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, और सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता, जैसे कि अभी कौन बने थे?
ओलंपिक में कौन बने? अमन सहरावत बने हैं। और ऐसे ही आपका पैरालंपिक में एक किसको मिला है आपका? तो आप कहेंगे भैया शीतल को। ये हमको याद रखना है, ठीक है बॉस। बाद में ये अपना मतलब जानकारी लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखना। हमको इसमें पढ़ना क्या है, ये जो हमारी टेबल है, ये टेबल यहाँ पर तो साथी आपको साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन इस टेबल के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो येलो कलर लिखा हुआ है ना, जो येलो कलर लिखा हुआ नहीं, येलो कलर जो छपा हुआ है, ये गोल्ड है। तो जिनके गोल्ड है उन नामों को आप जरूर 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 जो है पढ़ें उसको। तो चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड और इंडिया, यहां पर ध्यान रखें। इंडिया का पोजीशन कितना आया? ओलंपिक में 71 था और यहां पर कितना आया है? 18। वहां पहले नंबर पर यूएसए था, यहां पहले नंबर पर कौन है? चाइना। कैसे मेडल आए भारत के? 7 तो गोल्ड आए, 9 सिल्वर आए और 13 आए ब्रॉन्ज। कुल पदक कितने आए? 29। ओलंपिक में भारत के कुल पदक कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6 मेडल्स थे। तो इसमें गोल्ड वाले नाम पढ़ेंगे, जैसे हरविंदर सिंह है तीरंदाजी से आपका, ये आपका सुमित अंतिल है एथलेटिक्स से, धर्मवीर है एथलेटिक्स से, नवदीप सिंह भाला फेंक दिया था ना, मोदी जी ने पकड़ लिया उनको, बोलो भैया वहां ग्राउंड पर गाली दे दी तुमने। नवदीप सिंह। नीतीश कुमार बैडमिंटन से है, अवनी लेखरा शूटिंग से है, शूटिंग से, ठीक है। तो ये 7 नाम आपको पढ़ना है और अवनी लेखरा 2 गोल्ड जीतने वाली महिला बन गई हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, फटाफट आंसर करें। देखी होगी तुमने वीडियो, हंस रहे हो शैतान लड़को। बताएंगे जी, स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड, स्विट्जरलैंड में, एकदम ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 23 जून 1896 को। यही बोलते हैं हम? नहीं भैया, 1896 में तो पहले ओलंपिक खेल हुए थे आधुनिक, और समिति बनी थी उससे पहले 1894 को। भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? 1927 में। सब सीजीएल में पूछा गया। कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? कौन थे आपका? दोराबजी टाटा। 1927 में जो संघ बना। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। कौन थे कैप्टन, बताओ फटाफट से? जयपाल जी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे भैया? 1900 कौन? हिटलर मैच देख रहा, ध्यानचंद थे। पेरिस में होने वाले 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई? 2024 में पेरिस ओलंपिक में बताओ पहली बार किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई? तो आप क्या बोलोगे भैया? ब्रेक डांस को। इसको? ब्रेक डांस को। 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ओलंपिक निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और निशानेबाजी प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। कितने मेडल मिल गए इनको? 2 मेडल जीत लिए, 2। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार शीतकालीन खेल हुए 1924 में, 1924 में। ये आपके होमवर्क का आंसर है। 10 दिन के बाद तुम आए हो, पूरी एनर्जी से भर करके आंसर लिखना, और लिखना भैया वी आर रेडी। 5-6 क्लासेस और हैं, फिर आपका ये चीज़ें आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, खुद को आगे बढ़ाइए और हमारे साथ बोलिए, नजरे मैं अपनी कभी झुका कर नहीं आऊँगा और जिल्लत का बोझ कभी सर पर उठा कर नहीं लाऊंगा, और वादा रहा तुमसे मेरे घर के आईनों, मैं चेहरे पर कभी कोई दाग लगा कर नहीं आऊँगा। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, होमवर्क का आंसर जरूर लिखना है, ये आपके लिए टास्क है 10 दिन बाद, ताकि आप फिर से रिवाइव हो नई एनर्जी के साथ में। सेकंड पार्ट में स्पोर्ट्स की अलग चीज़ें होंगी, उनकी हम कैटेगरी आपका थंबनेल पे लगवा देंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले। ओके, नमस्ते। PDF आज शाम 7 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेक केयर।